हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फेलोशिप के बारे में। आप सभी को जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। और ये जो नोटिस है ये है संबंधित किससे? फेलोशिप से। तो चलिए हम लोग सारे पॉइंट देखें। मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम हेतु आवेदन के लिए दिशा निर्देश। हम लोग इस वीडियो के अंदर हर एक बात को डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट को आराम से समझेंगे। तो यहाँ पर जो है फेलोशिप के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। और दिशा निर्देश क्या है देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वह क्या है? युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, कार्यान्वयन, निगरानी के कार्यों में प्रतिभाग करने और आसांकी नगर योजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करना है। तो इसका जो पर्पज है फेलोशिप का, जो फेलोशिप कार्यक्रम है, इसका जो पर्पज रखा गया वो ये रखा गया है कि जो युवा हैं वो सरकार की नीतियों में सहयोग करें। ये इसका पर्पज रखा गया है। उसके बाद इस कार्यक्रम के तहत चयनित जो भी स्टूडेंट होंगे ऊर्जा, सीखने और जमीनी अनुभव प्राप्त करने हेतु युवाओं के जुनून और उनके नवीन दृष्टिकोण का लाभ आकांक्षी नगर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राप्त होगा। तो जो युवा अच्छे से काम करेंगे और जिनके अंदर ऊर्जा है, सीखने की लगन है और अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सार्वजनिक सेवा में प्रतिभाग करने और राज्य के विकास में अपना योगदान देने के लिए क्या बनाया गया है? मंच प्रदान करना है। जी हाँ, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं उन्हें सपोर्ट करना। यह फेलोशिप कार्यक्रम कैसा होगा? पूर्णकालिक होगा। पूर्णकालिक का मतलब आप जब इस फेलोशिप में आएंगे तो आप इसके साथ दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। फेलोशिप अवधि के दौरान किसी अन्य रोजगार, सेवा या पूर्णकालिक अध्ययन की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी हाँ, जब आप लोग ये फेलोशिप प्रोग्राम में इन्वॉल्व करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इसके साथ कोई और रोजगार या आप कोई सर्विस या आप कोई स्टडी, ठीक है, फुल टाइम वो नहीं कर सकते। चयन से पूर्व जो अप्लाई करने वाले हैं वैधानिक और क्षतिपूर्ति उनसे जो है बॉन्ड भी लिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपका सिलेक्शन फेलोशिप कार्यक्रम में हो जाता है तो आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा। ठीक है, क्या भरवाया जाएगा? आपसे बॉन्ड, जिसमें क्या होगा, जिससे कि जो चयनित होने वाले लड़के हैं इस कार्यक्रम में न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए सम्मिलित रहें। तो आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा कि आप इस जॉब को 1 साल से पहले नहीं छोड़ सकते। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर, और नेक्स्ट स्लाइड्स पर देखेंगे कि और क्या इंफॉर्मेशन है। तो उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ऐसे आवेदक जिन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों से निम्नलिखित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूर्ण किया हो वही फेलोशिप कार्यक्रम के लिए चयनित किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को चयनित किया जाएगा जिन्होंने स्नातक में अपनी पढ़ाई पूर्ण किए हो और इन विषयों में की हो, जैसे शहरी नियोजन हो गया, डिजाइन, विकास, वास्तुकला, आवास प्रबंधन, इंजीनियरिंग, भूगोल, पर्यावरण, जलवायु, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम, विरासत, वास्तुकला, संरक्षण, पर्यटन और संस्कृति, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, और उसके बाद ITIS और मशीन लर्निंग, डेटा गवर्नेंस आदि, अर्थशास्त्र, बैंकिंग,
वित्त फाइनेंस और कर राजस्व, सार्वजनिक नीति और शासन। जिन आवेदकों को इन विषयों में स्नातक किया हुआ है उनका ही चयन किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे पात्रता की, कि इस फेलोशिप कार्यक्रम के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना जरूरी है, हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए इस फेलोशिप कार्यक्रम में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे बात करेंगे पात्रता की। तो पात्रता में जो सबसे पहला बिंदु दिया गया है वो ये है कि अभ्यर्थियों को नगर विकास विभाग की जो वेबसाइट है anyurban.upsds.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालयों में प्रथम श्रेणी आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए या आपके मिनिमम 60% अंक होने चाहिए स्नातक ग्रेजुएशन के अंदर। उसके बाद आपसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलने के साथ साथ लिखने में भी आप दक्ष होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, दोनों विषयों का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बोलने के साथ साथ लिखने का भी। उसके बाद जो अन्य योग्यता है उसमें क्या है, आवेदन में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव। ठीक है, अगर अनुभव है तो भी बहुत अच्छी बात है। अनुभव कहाँ कहाँ पे, फेलोशिप से संबंधित विषयगत क्षेत्रों में कोई लेख लिखा हो, कोई नीति पत्र लिखा हो, कोई शोध पत्र लिखा हो, कोई मूल्यांकन किया हो, कोई परियोजनाओं या योजनाओं की निगरानी आदि का प्रकाशन साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार क्या है, फील्ड वर्क में, देखिए ये भी योग्यता रखी गई है कि जो उम्मीदवार है फील्ड वर्क में कार्य करने के लिए इच्छुक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये ऑफिस की जॉब है कि आप ऑफिस में बैठेंगे, आपको फील्ड वर्क में भी जाना पड़ सकता है। और उम्मीदवारों का जो निवास उन्हें आवंटित किए गए स्थान पर ही होना चाहिए। जहां पर आपको काम दिया जाएगा वहीं पर आपका क्या होगा, निवास होगा। आवेदकों के पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर पर उत्कृष्ट कौशल और सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में दक्षता प्राप्त हो, संचार कौशल का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये कुछ योग्यताएं हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य योग्यता है वो है ग्रेजुएशन में आपके पास 60%। ठीक, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश भाषा बोलने के साथ साथ लिखने का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे आयु सीमा की, एज लिमिट की। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, जब हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं तो आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की जो अधिकतम आयु है 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये थी आयु की, जो आवेदक हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद बात करेंगे कि जो आवेदक हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके सिलेक्शन होने के बाद उनका क्या भूमिका होगी और क्या उनके दायित्व होंगे। इस कार्यक्रम के तहत आकांक्षी नगर योजना के लिए शोधार्थियों को चयन किया जाएगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थी जिलाधिकारी और संबंधित नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कार्य संपादित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, कि जो भी उनके ऊपर जिलाधिकारी या उनके ऊपर जो भी अधिकारी है वही उनके सुपरवाइजर होंगे। ठीक है, उनके अंडर में काम करना है। निकायों में केंद्र भी हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य शोधार्थी द्वारा निकायों की टीम के समन्वय के साथ किया जाएगा। इसमें यह बताया गया कि केंद्र और राज्य की जो योजनाएं चल रही हैं उनका मूल्यांकन करने का कार्य शोधार्थी द्वारा और निकाय की जो टीम है, जो बाकी टीम लगी है, उनके साथ साथ करना होगा। इसके अलावा क्या करना होगा, प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक डाटा का संग्रहण और निगरानी शोधार्थी द्वारा की जाएगी।
देखिए उसकी और क्या जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी रखी गई है कि वो अच्छे से काम करेंगे, प्रभावी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से अपना सर्वे करेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे और प्राथमिक डाटा, ठीक है, प्राथमिक जो इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी डाटा जिसे हम लोग कहते हैं, वो इकट्ठा करेंगे और निगरानी करेंगे कि जो योजनाएं वो सही तरीके से चल रही हैं या कोई उनके अंदर कमी तो नहीं है। योजनाओं के क्रियान्वयन में सम्मुख आने वाली जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों के समाधान और नागरिकों को योजनाओं का वांछित लाभ प्रदान करने के लिए शोधार्थियों द्वारा क्या दिए जाएंगे, सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे कि जो समस्याएं आ रही हैं योजनाओं के अंदर उन्हें दूर किया जा सके और जो नागरिक हैं उन्हें अच्छे से योजनाओं के बारे में बताया जा सके ताकि उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा शोधार्थी आकांक्षी नगर योजना के तहत तैयार की गई कार्य योजना के नीति निर्माण और योजना की रूपरेखा कार्यान्वयन में से संबंधित कार्यों में भी संपादित करेंगे। तो ये जो कार्य हैं यहाँ पे उसके दायित्वों का मतलब उसके कार्य बताए गए हैं कि वो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीम चल रही है उसका मूल्यांकन करेंगे और जो उनकी टीम लगी हुई है उनके साथ साथ कार्य करेंगे। उसके बाद सर्वे का कार्य होगा, अध्ययन का कार्य होगा और प्राथमिक डेटा का कार्य होगा, निगरानी होगी, जो भी चुनौतियां आएंगी उनका समाधान और नागरिकों को योजनाओं के बारे में बताना जिससे कि उन्हें उसका फायदा मिल सके। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक डाटा का संग्रहण एवं विश्लेषण, देखिए डाटा को इकट्ठा करना, उसकी एनालिसिस करना शोधार्थी द्वारा किया जाएगा। उस कार्य को पूरा करने के लिए शोधार्थी को क्या दिया जाएगा, एक टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। अगर उनके पास टैबलेट नहीं है तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें टैबलेट क्रय करने के लिए एक मुफ्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ, अगर आप लोगों का इसमें चयन हो जाता है और आपके पास टैबलेट है तो बहुत अच्छी बात, अगर टैबलेट नहीं है तो उसकी राशि आपको प्रदान की जाएगी, वो भी एक ही बार में। तो अब चलते हैं हम लोग अन्य इंफॉर्मेशन पे और देखते हैं उसके बाद रिपोर्टिंग की, जो भी हमने कार्य किया है उसकी रिपोर्टिंग किस प्रकार से होगी और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो किसे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है रिपोर्टिंग। उपरोक्त के अलावा शोधार्थी द्वारा संपादित की गई गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रिपोर्ट किस तरह से बनेगी। जैसे आप लोगों का चयन हो गया है तो आप जब रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट 3 होगी, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक, यानी मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। जो मासिक रिपोर्ट है जिसमें शोधार्थी द्वारा नीति और योजना के संबंध में जो चुनौतियां और जो योजनाओं के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण का उल्लेख किया जाएगा। आप मासिक रिपोर्ट में क्या बताएंगे कि जो नीतियां और योजनाएं चल रही हैं उसमें क्या चुनौतियां आ रही हैं और नागरिकों का उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण है। जब आप लोग क्वार्टरली रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, प्रस्तुतिकरण की समीक्षा विकास विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो इसकी जो नोडल अधिकारी होंगे विकास विभाग के, वो उस रिपोर्ट को चेक करेंगे। उसके बाद जब एनुअल रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण, जिसके आधार पर शोधार्थी द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा कि उन्होंने कार्य कैसा किया है। उसके बाद जो डाटा इकट्ठा किया गया है, संकलित किया गया है, उसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर, देखिए पॉइंट नंबर 5 बिंदु 5 में क्या दिया, मासिक यानी मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट संबंधित जिला अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात जो भी अधिक साक्षी अधिकारियों के माध्यम से निदेशक स्थानीय निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। यानी कि रिपोर्ट आपकी जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात जो भी ऊपर अधिकारी होंगे उनके पास पहुंचेगी। फेलो का संतोषजनक नहीं पाए जाने पर, अगर आपका जो कार्य है संतोषजनक नहीं पाया जाता तो शोधार्थी को फेलोशिप कार्यक्रम से पृथक या फिर मुक्त कर दिया जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि भाई वो लोग सेटिस्फाई नहीं है तो आपका जो कार्य है वो उस कार्य से आपको मुक्त कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे मानदेय। मानदेय का मतलब सैलरी कितनी मिलेगी
तो फेलोशिप कार्यक्रम के तहत जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें 30,000 रुपए प्रति माह पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इसके अंदर जो पारिश्रमिक यानी कि वेतन रखा गया है वो 30,000 रुपए प्रति माह रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण है, यानी कि जो जगह है जब आप वहां पे निरीक्षण करने जाएंगे तो वहां पे आने जाने का आपका खर्चा होगा, उसके लिए आपको 10,000 रुपए प्रति माह अलग से भुगतान किया जाएगा। तथा विभाग द्वारा अगर आपके पास टैबलेट नहीं है तो टैबलेट प्रदान न किए जाने की स्थिति में आपको 15,000 रुपए एक मुक्त राशि टैबलेट खरीदने के लिए प्रदान की जाएगी, ताकि आप लोग अपनी जो योजनाएं हैं सरकार की उनकी निगरानी और मूल्यांकन सही तरीके से प्रभावी तरीके से किया जा सके। इसके अतिरिक्त क्या कुछ और राशि मिलेगी? इसके अतिरिक्त कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 3 भुगतान है। 3 भुगतान कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले है वेतन पारिश्रमिक, और उसके बाद है निरीक्षण पर जाने के लिए 10,000 रुपए प्रति माह, और टैबलेट के 15,000 रुपए। तो यहाँ पे 3 राशियों की चर्चा की गई है। उसके बाद चयनित अभ्यर्थी को निकाय द्वारा यथासंभव आवासीय सुविधा प्रदान की जा सकेगी। हो सकता है जब आप काम करने जाएंगे तो जो भी कार्यक्रम आप लोग करेंगे तो आपको आवासीय सुविधा प्रदान की जा सकती है। नियोजन विभाग जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो ब्लॉक योजना के फलों को प्रदान की जा रही सुविधा संशोधित होने पर यथासंभवी जो भी कार्यक्रम में लागू होगी। तो यानी कि आपको वेतन के अतिरिक्त रहने की जो जगह है वो भी उपलब्ध कराई जा सकती है। उसके बाद चलते हैं संबंधता की अवधि कि जब हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा जो संबंध है वो कितने दिन तक रहेगा। फेलोशिप कार्यक्रम के तहत जो चयनित अभ्यर्थियों की फेलोशिप अवधि नियुक्ति की तिथि से, किसकी तिथि से? नियुक्ति जब नियुक्त हुए की तिथि से 1 वर्ष तक वैध होगी। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपका जो चयन है अभी 1 वर्ष के लिए किया गया है। विभाग की अनुशंसा पर आवश्यकता को देखते हुए और अगर शोधार्थी अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर जो भी सक्षम प्राधिकारी हैं अनुमोदन के पश्चात फेलोशिप की अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका क्या होना चाहिए? आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, प्रशंसा करें, और आपके जो अधिकारी हैं, जो सुपरवाइजर हैं, वो आपका अगर अनुमोदन कर देते हैं तो आपकी अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी जाएगी। शोधार्थी की फेलोशिप अवधि में की गई वृद्धि हेतु पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा। क्या सेकेंड ईयर में कोई सैलरी बढ़ेगी? तो नहीं, कोई भी सैलरी के अंदर, पारिश्रमिक के अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव या वृद्धि नहीं होगी। सिर्फ वही 30,000 रुपए जो आपको मिल रहे थे वही मिलेंगे। कार्यक्रम के तहत शोधार्थी द्वारा आवंटित कार्य को निर्धारित समय अवधि में सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, अगर आप लोग अपना कार्य सफलतापूर्ण समय पर पूरा करते हैं तो राज्य सरकार आपको इसका प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। ठीक है, अब बात करेंगे क्या इस कार्य में जो 1 वर्ष का हमें काम मिला है, क्या इसके अंदर कोई हॉलीडे भी होगा, कोई अवकाश भी होगा, क्या इसके अंदर कोई छुट्टी भी होगी? जी हाँ, चलिए उसके बाद देखते हैं अवकाश के बारे में। तो यहाँ पे अवकाश के बारे में ये बताया गया है कि यहाँ पे आपको अवकाश प्रदान किया जाएगा आनुपातिक आधार पर। 1 वर्ष में 12 दिन की छुट्टी प्रदान की जाएंगी, जिसकी पूर्व अनुमति जो है कौन देंगे? अधिशासी अधिकारी या जिलाधिकारी से प्राप्त करनी होगी। ठीक है, ये जो 12 दिन की साल में आपको छुट्टी मिलेगी इसकी भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं अन्य बिंदु, और अन्य बिंदु क्या है? चयन प्रक्रिया, कि इसमें जो चयन है वो किस आधार पर होगा और किस प्रकार से चयन की प्रक्रिया होगी। तो ये हमारे सामने है चयन प्रक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं जो चयन की प्रक्रिया है उसमें क्या बिंदु रखे गए हैं।
शोधार्थियों के चयन के लिए नगर विकास की जो वेबसाइट है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ देखिए जो मेरा एप्लीकेशन लेटर है उसके साथ साथ 300 से 500 शब्द का मुझे क्या लिखना है, उद्देश्य विवरण। क्या लिखना है हमें, उद्देश्य विवरण। जी हाँ, अपना जो उद्देश्य है वो विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा और वो कितने का होना चाहिए, कम से कम 300 से 500 शब्दों का। प्राप्त आवेदन पत्रों की क्या होगी उसके बाद स्क्रीनिंग हेतु विशिष्ट अधिकारी और विषय विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी जो हमने वहां पे सेंड किया है उद्देश्य विवरण उसे चेक करने के लिए। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग का कार्य संपन्न कराया जाएगा। उसके बाद है परीक्षण। क्या सिलेक्ट होने के बाद, चयन होने के बाद किसी तरह का कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल आपको इसके अंदर परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, लेकिन उससे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, ठीक है, उसका भी क्या होगा, परीक्षण होगा, उसकी भी जांच होगी। परीक्षण के पश्चात जो आवेदन कैसे होंगे, अस्पष्ट होंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। डुप्लीकेट नियंत्रण, ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम की पुनरावृत्ति या एक रूपता की स्थिति में भी आवेदन स्वीकार, केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, बाकी को जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की पात्रता, केवल स्नातक, वही जो छात्र पात्र होंगे जो स्नातक होंगे और साथ साथ ग्रेजुएशन में 60% से अधिक नंबर होंगे। आयु मापदंड अधिकतम 40 वर्ष इसमें रखी गई है। अगर कोई भी आवेदक जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक होगी उसका आवेदन पत्र हटा दिया जाएगा। उसके बाद जिन आवेदकों ने 300 से 500 शब्दों का उद्देश्य विवरण अपलोड नहीं किया है उनके भी जो आवेदन है उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसके बाद आवेदनों का मूल्यांकन, हमारी जो एप्लीकेशन है उसका मूल्यांकन कैसे होगा? आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो यहाँ पे मूल्यांकन का कुछ आधार बताया गया है जिसके आधार पर मूल्यांकन संपादित किया जाएगा या फिर मूल्यांकन पूर्ण किया जाएगा। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग यहाँ पे लिखी गई है 50 अंक की होगी जिसमें 25 नंबर मिलेंगे किसके आधार पर? उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। 50 में से 25 तो आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके बेस पर मिलेंगे। अगर ग्रेजुएशन में आपके 60 से 70 के बीच में है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे और अगर आपके पास स्नातक में 70 से ऊपर है तो आपको मिलेंगे 20 नंबर। अगर आपने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, केवल तभी आपको स्कोर मिलेगा जब 60% से अधिक होंगे। अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप लोग पीजी को भी जरूर अटैच करें ताकि आपको 25 के 25 नंबर मिल सके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर और देखते हैं अगला पॉइंट, अन्य मापदंड। देखिए, अन्य जो मापदंड है यहाँ पे अन्य मापदंड में क्या क्या रखा हुआ है? अन्य मापदंड में जो प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री उसके 5 नंबर हैं, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 20 हैं। 5 किसके हैं? प्रतिष्ठित संस्थान से। उसके बाद प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित शोध के उसके आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। अगर आप लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा पुरस्कृत हैं, ठीक है, तो आपको मिलेंगे। अगर गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो 5 हैं, सिल्वर है तो 3 और ब्रॉन्ज तो 2। उसके बाद खेल, अगर आपने कहीं राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पदक विजेता रहे हैं उसके भी नंबर मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पर अन्य मापदंडों का जो है वेटेज रखा हुआ है कि अन्य जो मापदंड है उनके आधार पर भी आपको वेटेज मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे उपयुक्त आईटी कौशल। इसके भी 5 नंबर रखे गए हैं और ये 5 नंबर किस प्रकार हैं? एमएस ऑफिस और डेटा सॉफ्टवेयर में निपुणता उसके 2 नंबर हैं। जीआईएस और स्थानिक मानचित्रण में निपुणता
उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, टोटल मिलाकर के 5। ये इस तरह से आपका टोटल वेटेज कितना है 50, जिसमें से 25 तो अकेला एकेडमिक है। उसके बाद होगा इंटरव्यू 25 नंबर का। लास्ट में क्या रखा गया है 25 नंबर का इंटरव्यू। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय आवेदन पत्र के साथ अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाने होंगे, मूल और सब सत्यापित प्रतियों के रूप में, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों होने चाहिए इंटरव्यू के समय। शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन साक्षात्कार के समय किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं है। साक्षात्कार जो इंटरव्यू है उम्मीदवारों का विषय ज्ञान, प्रासंगिकता, अभिव्यक्ति, संचार का कौशल और रचनात्मक सोच, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता, आत्म प्रेरणा और टीम में काम करने की अक्षमता, संघर्ष समाधान कौशल, अतिरिक्त कौशल, ग्राफिक्स, लेखन, सॉफ्टवेयर कौशल आदि का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए जो उद्देश्य विवरण है, जिसे कहते हैं एसओपी। एसओपी का मतलब क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को 25 अंकों में से अंक दिए जाएंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ कि उनका कौशल कैसा है, प्रासंगिक कैसे है, रचनात्मक, तो उनका जो इंटरव्यू होगा वो क्या होगा 25 नंबर का। लेकिन उस समय आपने जो अपनी फाइल सबमिट कराई थी 300 से 500 नंबर वाली, उसे भी ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कुल प्राप्त अंकों के आधार पर शीर्ष जो टॉप 100 स्टूडेंट हैं उम्मीदवारों का चयन योजना के अनुसार नियमों और शर्तों के अनुसार आरोही क्रम में किया जाएगा। इस 100 के अलावा 50 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। यानी कि 100 का तो सिलेक्शन होगा, लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट लगेगी, और वो कितने की लगेगी 50 स्टूडेंट्स की। उसके बाद समान अंक पाने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उसमें जो सबसे ऊपर उम्मीदवार होगा वो होगा जिसकी उम्र अधिक होगी। अगर 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी आयु जो है, जिनके अंक समान है लेकिन आयु जिसकी ज्यादा होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। सॉफ्ट स्किल में स्वैच्छिक अनुभव प्राप्त उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी, बशर्ते उम्मीदवार ने नीति आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एसओपी से सॉफ्ट स्किल रूप में स्वैच्छिक रूप से अनुभव प्राप्त किया हो। तो ऐसे लोगों को क्या दी जाएगी, वरीयता, प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद है प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मतलब है यहां पर ट्रेनिंग। फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित उम्मीदवारों को 2 सप्ताह, देखिए यहाँ पे कितना है 2 वीक, 2 सप्ताह तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के प्रथम सप्ताह यानी सभी 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक। फर्स्ट सप्ताह सामान्य दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे और द्वितीय जो सप्ताह है कार्यक्रम से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ दिशा निर्देश दिए जाएंगे और यहाँ पर विषयों पर जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण स्थानीय निकाय निदेशालय और क्षेत्रीय शहरी पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ द्वारा दिया जाएगा। तो ये जो प्रशिक्षण है ये कहाँ जो लखनऊ है RCUES द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण में IIT और IIM जैसे विशिष्ट संस्थानों के विशेषज्ञों के व्याख्यान भी आयोजित कराए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो IIT के जो प्रोफेसर्स हैं और IIM के जो प्रोफेसर्स हैं वो लोग अपना लेक्चर देंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद तीसरा है अन्य महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग चलते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया है हमारा पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 के अंदर अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम एक कैसा कार्यक्रम है, पूर्णकालिक। ये कोई पार्ट टाइम नहीं है कि आप इसके साथ कुछ और कर सकें। अतः चयनित अभ्यर्थियों को फेलोशिप कार्यक्रम की अवधि के दौरान कोई अन्य रोजगार, असाइनमेंट
या कोई भी स्टडी वगैरह पढ़ाई वगैरह नहीं करनी, अनुमति नहीं दी जाएगी। निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में सीएम फेलो को 100 नगरीय निकायों में से कोई भी निकाय क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि 100 निकाय हैं और 100 में से आपको कहीं पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है। फेलोशिप कार्यक्रम कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात स्थायी सेवाएं रोजगार की गारंटी नहीं देता। अगर आपने सोचा कि भाई मैं 1 साल तक यहाँ पे कर लूं और परमानेंट हो जाऊं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रत्येक चयनित शोधार्थी के लिए कार्यालयीन समय और उस कार्यालय के अन्य कर्मचारियों की भांति होगा। यानी कि आपका जो समय है वो वही रहेगा जो उस कार्यालय के अन्य कर्मचारियों का समय है। उसके बाद शोधार्थी को आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त घंटे काम करने और यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है। जी हाँ, अगर इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो आप 8 ही घंटे करेंगे, आपको अतिरिक्त समय भी देना पड़ सकता है और अतिरिक्त यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। फेलोशिप कार्यक्रम में शामिल होने के समय फेलो को एक मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना होगा और चयन पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन करेगी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, फेलोशिप की अवधि के दौरान शोधार्थी को आवंटित नगरीय निकाय पर ही निवासरत रहना पड़ेगा। जब आपकी फेलोशिप कार्यक्रम में आप आ जाएंगे तो आपको जहां पर आपको कार्य दिया गया है वहीं पे आपको निवास करना पड़ेगा। आप आसपास ही रहेंगे, ज्यादा दूर आपको जो है रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 8 और 9। देखिए पॉइंट नंबर 8 में क्या बताया गया है। पॉइंट नंबर 8 में बताया कि शोधार्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने के 15 कार्य दिवस के अंदर संबंधित कार्यालय में कार्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित जो समय अवधि है, अगर उसमें कार्य पर आप नहीं पहुंचते तो आपका जो चयन है वो क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। फेलोशिप की अवधि के दौरान शोधार्थी को किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की अनुमति भी नहीं होगी। आप किसी भी पार्टी में भाग नहीं ले सकते। राजनीतिक कोई भी आंदोलन होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद है पॉइंट नंबर 1.13। तो देखिए जो 13 पॉइंट है वो क्या है, प्रबंधन, मैनेजमेंट किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो सब बातें दी गई हैं। फेलोशिप कार्यक्रम का क्रियान्वयन यानी कि जो चालू होगा प्रबंधन नगर विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी कि इसका जो देख रेख है कौन करेगा, प्रबंधन नगर विकास विभाग। शोधार्थियों के चयन में IIM और RCUIS और AKTU, नीति आयोग और NIUA जैसे विशिष्ट संस्थानों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए जो फेलोशिप कार्यक्रम है, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, AKTU, नीति आयोग, इन सभी की सपोर्ट ली जा सकती है, इन सभी का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद इस नोटिफिकेशन का जो अंतिम बिंदु है वो है 1.14 उद्देश्य विवरण लिखने हेतु मार्गदर्शन। ठीक है, इसमें आपको जो है यहाँ पे सुझाव दिया गया है, आपका मार्गदर्शन किया गया है कि जब आप लोग क्या लिखें, उद्देश्य विवरण लिखें, तो उसे कैसे और किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ सुझाव दिए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वो सुझाव कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले सुझाव है परिचय। सबसे पहले परिचय में क्या लिखेंगे आप, अपना नाम, वर्तमान पद और शैक्षणिक जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसे संक्षेप में अपना परिचय दें। कार्य अनुभव, अगर आपको कोई कार्य का अनुभव है तो बताना है। उसके बाद आपको क्या बताना है, शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि, अपनी डिग्री, संस्थान और प्राप्त किसी सम्मान पुरस्कार उल्लेख करते हुए। ठीक है, अगर आपको कोई सम्मान मिला है या कोई पुरस्कार, उसका उल्लेख करते हुए अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करेंगे। प्रमुख भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अपनी प्रासंगिक कार्य के जो अनुभव उसके बारे में आपको बताना है। उन विशिष्ट कौशलों का भी उल्लेख करना है जो आपको इस कार्य करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाते हैं। आपको बताना है जी मैं इस कार्य के लिए एक अच्छा जो है कर्मचारी हूं, एक अभी
एक अच्छा आवेदक हूं तो वो आपको कारण बताने पड़ेंगे। इसमें तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल्स, उद्योग विशिष्ट अनुभव शामिल किए जा सकते हैं। किसमें? शैक्षणिक और व्यवहारिक पृष्ठभूमि के अंदर। प्रेरणा, उसके बाद इस फेलोशिप कार्यक्रम में शामिल होने हेतु आप क्यों प्रेरित हो रहे हैं, यह भी विवरण देना होगा कि आप लोग इस फेलोशिप कार्यक्रम में क्यों आना चाहते हैं। सार्वजनिक सेवा के प्रति अपनी रुचि का उल्लेख करें। विवरण में उन पहलुओं को भी प्रकाशित करें जो आपके कौशल और महत्वाकांक्षाओं से मेल रखते हों। उसके बाद है लास्ट, कैरियर लक्ष्य। अपने कैरियर के लक्ष्यों का उल्लेख करें कि मैं अपना कैरियर के मेरे जो है क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं। यह फेलोशिप कार्यक्रम आपके भविष्य की योजनाओं में किस प्रकार सहायक होगा, यह बताना पड़ेगा। अपनी दीर्घकालीन कैरियर आकांक्षाओं का विवरण साझा करें। आप स्वयं को देश राज्य के विकास, जन कल्याण में योगदान करते हुए किस तरह देखते हैं, इन सभी बातों को आपको जो है उद्देश्य विवरण में बताना होगा। तो यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं जिसके आधार पर आप लोग अपने जो उद्देश्य पुस्तिका है उसे पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद बताना है पॉइंट नंबर ई में, व्यक्तिगत गुण और मूल्य। ऐसे उदाहरण साझा करें जहां आपने नेतृत्व का क्या किया हो, प्रदर्शन या किसी टीम में प्रभावी ढंग से कार्य किया हो। अपनी अनुकूलन अक्षमता, रचनात्मकता को प्रदर्शित करते हुए अपनी समस्या समाधान अक्षमताओं का भी उदाहरण के साथ जानकारी दें कि मैंने इस तरह का नेतृत्व किया है और ये मेरे सामने समस्या आ गई थी, मैंने इन समस्याओं का इस प्रकार से इस पद पर रहते हुए अपनी अक्षमताओं का प्रयोग करते हुए समस्याओं का समाधान किया है। उसके बाद लास्ट में देना है आपको निष्कर्ष। पद एवं कार्य के प्रति अपने उत्साह का उल्लेख करते हुए अपने मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रकाशित करें। तो आपको लगभग अपनी जो बैकग्राउंड है, आज तक का आपको जो एक्सपीरियंस है, वो सब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इस विवरण के अंदर बताना है। तो ये था नोटिफिकेशन जो कि हमारी जो स्कीम है फेलोशिप कार्यक्रम उनके द्वारा जारी किया गया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।